हेलो एवरीवन। ये अनदर सीरीज़ है वीडियोस की जिसमें हम डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग फॉर यूजिंग मैटलैब को देखेंगे। तो इसमें हम लोग बेसिक इमेज ऑपरेशंस और बैच प्रोसेसिंग बेस्ड इमेज ऑपरेशंस और बेसिकली मैटलैब एज अ टूल एज अ लैंग्वेज को भी लर्न करने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम थोड़ा सा मैटलैब की एबीसी देख लेते हैं। तो आप मैटलैब इज़ अ कमर्शियल प्रोडक्ट, ठीक है, स्टैंड फॉर मैट्रिक्स लेबोरेटरी। तो मैट्रिक्स लेबोरेटरी से पता चल रहा है कि इसमें अगर आपने मैट्रिक्स बेस्ड ऑपरेशंस करने हैं तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कन्वीनियंट टूल। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट नहीं है, वन ऑफ द मोस्ट है। इसमें आर भी आजकल बहुत फेमस है, फिर आप पाइथन इज़ वेरी ट्रेंडिंग दीज डेज। बट स्टिल आई फाइंड के मैटलैब इज़ फार इजी कंपेयर टू पाइथन अगर आपको मैट्रिक्स ऑपरेशंस करने हैं या मैट्रिक्स बेस डेटा सेट्स को प्रोसेस करना है। अब मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ बाबर मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स में हमने लीनियर अलजेब्रा में पढ़ी थी, हमने मैट्रिक्स ऑपरेशंस देखे थे, मैट्रिसेस को ऐड करना देखा था, मैट्रिसेस को सेपरेट करना, उसका इन्वर्स लेना। तो हमें ये उस वक्त एक आइडिया होना चाहिए कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ लीनियर अलजेब्रा और पर्टिकुलरली मैट्रिसेस। तो इमेज प्रोसेसिंग विदाउट मैट्रिसेस इज इनकम्प्लीट। हम इमेज प्रोसेसिंग या सिग्नल प्रोसेसिंग को विदाउट मैट्रिक्स ऑपरेशन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि हम उसको कंटिन्यू कर सकें। तो इमेज प्रोसेसिंग और कंप्यूटर विजन में हम बेसिकली मैटलैब और कैलकुलस और डिफरेंशियल इक्वेशंस, जितनी भी मैथमेटिक्स का आपने नाम सुना हुआ है, बेसिकली उसका अप्लाइड साइड होता है। तो हम थोड़ा सा इमेज प्रोसेसिंग के ऊपर आएंगे। तो पहले कुछ मिनट्स हम मैटलैब के ऐसे लैंग्वेज को देखते हैं। तो जब आप मैटलैब इंस्टॉल कर चुके हो तो उसके बाद आपके सामने जब फर्स्ट टाइम आप इनिशियलाइज करेंगे तो इस तरह की एक स्क्रीन आएगी। तो विंडोज से पता चल रहा हो, इसमें एक कमांड विंडो है, एक करंट फोल्डर है और एक वर्क स्पेस है। दो कि आप इसके लेआउट्स में जाके मज़ीद इंटरेक्टिव विंडोज़ रख सकते हैं, मगर ये तीन विंडोज़ आपने एक्सपीरियंस करनी है। तो मैटलैब कमांड लाइन विंडो ये है कि अगर मैं इसमें कोई भी चीज़ लिख के एंटर दबाऊंगा तो वो फौरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ a इज इक्वल टू 5, एंटर दबाया तो मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया जिसकी वैल्यू है 5। अगर आप इसको कन्वेंशनल लैंग्वेज जैसे कि सी प्लस प्लस या जावा के साथ कंपेयर करें तो ये उससे इजी इसलिए कि इसमें आपको कोई क्लास डिक्लेयर नहीं करनी पड़ी, कोई लाइब्रेरी इंक्लूड नहीं करनी पड़ी। बस आप आए, आपने लिखा शुरू किया और इसने सारी चीज़ें आपके सामने इन एक्शन आ गई। ठीक है, इसमें का सिंटेक्स भी थोड़ा सा लूज है कंपेयर टू सी प्लस प्लस और जावा। तो अभी हम देखते हैं। अच्छा, कमांड विंडो वो है जिसमें आप जो भी चीज़ लिखेंगे एंटर दबाएंगे वो उसी वक्त एग्जीक्यूट हो जाएगी। ये वो करंट फोल्डर है जिसमें आप हैं। अगर इसमें कोई डायरेक्टरी के अंदर आपके पास कुछ इमेजेस हैं या कोई डाटा सेट्स है तो आप इजीली विदाउट टेलिंग अ लॉन्ग पाथ आप इसको लोड कर सकते हैं। और वर्क स्पेस जो इसकी सबसे ब्यूटी है वो ये है कि आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो आपको इधर नजर आ रहा होता है, उसकी डाटा टाइप क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, आप यहाँ से जाके भी उसको अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डाटा टाइप के लिहाज से इतना सेंसिटिव नहीं है, आप इसकी टाइप कास्टिंग जब चाहें कर सकते हैं। और ये स्मार्ट इसलिए बनाया जाता है कि जैसे ही आप कोई वैल्यू लिखते हैं ये उसकी बेस पे ही आइडेंटिफाई कर लेता है इसकी डाटा टाइप क्या है। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा a इज इक्वल टू 5, ठीक है, तो ये इसको इंटीजर ले रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट ये सबसे ज़्यादा जो यूज डाटा टाइप है मैटलैब में वो है डबल। अगर आप कोई भी डाटा टाइप उसकी नहीं बताते तो वो बाय डिफ़ॉल्ट उसको डबल लेता है अगर वो इंटीजर या कंप्यूटिंग फैमिलीज में से है। तो मैंने a इज इक्वल टू 5 रखा। अगर मैं a इज इक्वल टू a रखता हूँ ये करेक्टर बन जाएगा। अगर मैं a इज इक्वल टू ABC रखता हूँ तो ये स्ट्रिंग बन जाएगी। तो मैटलैब में फिर डेटा टाइप के लिहाज से कोई इशू नहीं है। पहले मैंने इसकी वैल्यू 5 रखी, फ्लोट रखा, ठीक है, फ्लोट a इज इक्वल टू 1.5। ठीक है, तो देखिए मैं एक ही a को बार बार ओवरराइट कर रहा हूँ, उसकी टाइप चेंज कर रहा हूँ, तो इसमें कोई एरर नहीं है। जबकि सी प्लस प्लस और जावा में हर वेरिएबल का एक स्कोप होता है। अगर आप उसको इंटीजर रख के आगे उसकी टाइप कास्टिंग करते हैं तो आपके पास लॉजिकल या सिंटेक्स एरर आते हैं। तो CLC इज अ कमांड में क्लियर स्क्रीन, ठीक है।
तो मैटलैब में जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है वो है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस क्या होती हैं? हम लोगों ने लीनियर अलजेब्रा में पढ़ा था। मैट्रिसेस इज आर द बेसिकली द 2D एरेज। आपके पास कुछ रोज होते हैं और कुछ कॉलम्स होते हैं। जो A1 11 A21 A31 ये आपके पास कॉलम है, और A11 A12 A13 A7 आपके पास रोज है। ठीक है, तो अगर आपके पास हॉरिजेंटल है तो वो रो है, अगर वर्टिकल है तो आपके पास वो कॉलम है। तो रोज एंड कॉलम्स मिलके एक मैट्रिक्स बनाते हैं, जिसको मैं अभी कैपिटल लेटर ए से जाहिर कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैट्रिक्स के एक पर्टिकुलर एलिमेंट को अगर आपने एक्सेस करना है तो आपको उसको पहले उसका रो नंबर और फिर उसका कॉलम नंबर बताना है। मिसाल के तौर पे ये जिस पे मेरा माउस है, इसकी लोकेशन क्या है, अच्छा मैट्रिक्स को हम टेबल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स में इस एलिमेंट की लोकेशन क्या है, पहले आप बताएंगे रो कौन सी है 1 2 3 रो, और कॉलम कौन सा है 1 2 3, तो ये बनता है A33। तो इमेजेस आपके पास ऐसा मैट्रिसेस होती है, और सिर्फ इमेजेस नहीं, आपके पास जितनी भी कंप्यूटिंग में इंफॉर्मेशन आती है वो मैट्रिसेस की सूरत में होती है। आगे जाके मैं जब हम थोड़ा सा आगे प्रोसीड करेंगे तो फिर हम देखेंगे कि क्या क्या इंफॉर्मेशन को हम मैट्रिसेस में रिप्रेजेंट करते हैं। मिसाल के तौर पे गूगल है, गूगल आपको नज़र बज़ाहिर ये आ रहा है कि आप उस पर स्ट्रिंग्स लिख रहे हैं, बट गूगल कैन नॉट प्रोसेस स्ट्रिंग्स अनलेस कि वो स्ट्रिंग्स को वो न्यूमेरिक वैल्यूज़ में कन्वर्ट नहीं करता। और न्यूमेरिक वैल्यूज़ बेसिकली मैट्रिसेस की सूरत में रखी जाती हैं, क्योंकि इसमें वेक्टर ऑपरेशंस बहुत तेज़ी से होते हैं। तो फिजिक्स से हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट आर द वेक्टर्स, व्हाट आर द स्केलर्स। इसकी सही एप्लीकेशंस है इन एक्शन अभी हम इसमें मैटलैब में देखेंगे। तो अगर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है = 5, मैंने लिख दिया। अगर मैंने एरे डिक्लेयर करनी है, ठीक है, तो मैं लिखूंगा A ब्रैकेट स्टार्ट 1 स्पेस 2 स्पेस 3 इट इज इक्वलेंट 1 2 3। ठीक है, तो ये दोनों का सिंटैक्स सेम है, और मैं एंटर दबाता हूँ तो वो बच्चे जो पहले से C++ और जावा में काम कर चुके हैं तो उनको पता होगा कि हर लाइन के आखिर में हम लोग सेमीकोलन ज़रूर लगाते थे। तो मैटलैब में सेमीकोलन का एक बहुत स्पेसिफिक बिहेवियर है। वो अगर एंड ऑफ द लाइन है तो वो डिफरेंटली बिहेव करती है, अगर वो मिडल ऑफ द लाइन है वो डिफरेंट बिहेव करती है। तो हम इसको देखेंगे। बट अगर अभी मैंने एंड ऑफ द लाइन सेमीकोलन लगा दिया और एंटर दबाता हूँ तो क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, तो हुआ क्या, जब आप एंड ऑफ द लाइन सेमीकोलन नहीं लगाते तो वो जो भी लाइन आपने एग्जीक्यूट किया वो उसको प्रिंट कर देता है। ठीक है, जैसे मैंने A = 1 2 3 रखा, यानी कि एक वेरिएबल एरे में डिक्लेयर कर रहा हूं जिसका नाम A है, जिसकी वैल्यू मैंने रखी है 1 2 3, और इधर अगेन मैंने वही लाइन दोबारा एग्जीक्यूट की है, मगर अब उसकी वैल्यू मैंने रखी है 1 2 3 सेमीकोलन। अब सेमीकोलन लगाने से क्या हुआ कि इसने इसको प्रिंट नहीं किया, बट स्टिल A डिक्लेयर हो चुका है इधर। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ B = 4 5 6 और सेमीकोलन लगाता हूँ। अभी B से प्रिंट नहीं किया, अगर आप इधर वर्क स्पेस में आके देखें कि आपके पास B ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर हो चुका है। तो इस वीडियो के एंड में आपने बेसिक मैटलैब सिंटैक्स को देखना है, वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं और मैट्रिसेस डिक्लेयर करने हैं। अच्छा, जिस चीज़ को हम लीनियर एरे कहते हैं, जैसे ये एक एरे है, क्योंकि ये 2D नहीं है, 2D एरे हमने C++ और जावा में देखी थी, तो इसमें भी हम 2D एरे को मैट्रिसेस कहते हैं, मगर हम 2D 3D 4D एरेज में जा सकते हैं। तो एरे डिक्लेयर करने, अच्छा जो एरे है बेसिकली ये भी एक मैट्रिसेस है। जैसे ए हमें एक एरे नजर आ रही है, बेसिकली ये एक मैट्रिक्स है जिसमें एक रो और 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं ए को प्रिंट करूं तो A 1 2 3 प्रिंट हुई, तो रो एक ही है और इसमें कॉलम कितने हैं? 3। तो अगर मैं ए का ट्रांसपोज ले लूँ, जैसे लीनियर अलजेब्रा में आपने ट्रांसपोज का ऑपरेशन पढ़ा था, तो ट्रांसपोज लेने के लिए मैं ए के ऊपर सिर्फ एस्ट्रोफी लगाऊंगा तो ये ट्रांसपोज बन जाएगा। ठीक है, तो ये अभी ट्रांसपोज बन गई। अब ये ए वर्टिकल 1 2 3 था, हॉरिजॉन्टल 1 2 3 था, और फिर ए वर्टिकल 1 2 3, इन दोनों में बहुत फर्क है। इसका मतलब है कि इसमें एक रो 3 कॉलम है, और इसका मतलब है इसमें 3 रो और 1 कॉलम है। ठीक है, जैसे मैं अभी साइज ऑफ ए फर्स्ट ट्रॉफी चेक करूंगा तो वो है 3 1, जबकि पहले क्या था 1 3।
तो आप लोगों ने लीनियर अलजेब्रा में देखा होगा कि मैट्रिसेस का साइज या डायमेंशंस बहुत मैटर करती हैं फॉर मैट्रिक्स ऑपरेशंस। तो मल्टीप्लिकेशन होने के लिए एक ख़ास किस्म का कंडीशन है, एक्सियम है, वो होल्ड करना चाहिए। दो मैट्रिसेस ऐड कब हो सकती हैं, दो मैट्रिसेस सब्ट्रैक्ट कब हो सकती हैं, दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई कब हो सकती हैं, ठीक है। तो इस वजह से आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो एंड ऑफ द कोर्स में आप अगर मैटलैब के ऊपर एरे और मैट्रिसेस डिक्लेयर कर सकते हैं तो इसका ऑब्जेक्टिव हमारा अचीव हो रहा है। तो ए इज इक्वल टू 1 2 3। तो अब मैंने एक रो डिक्लेयर कर दी है जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स यानी 3 कॉलम्स है। अब मैं दूसरी रो डिक्लेयर करना चाहता हूं तो मैं इधर लगाऊंगा सेमी कॉलन, ठीक है। अब सेमी कॉलन ब्रैकेट्स के अंदर न्यू रो को जाहिर करती है। अब मैंने एक रो डिक्लेयर कर दी 1 2 3 और दूसरी रो डिक्लेयर करता हूं 4 5 6 और एंटर दबाता हूं। तो अब एक ऐसी मैट्रिक्स प्रिंट हुई है जिसमें 2 रोज और 3 कॉलम्स है, ठीक है। अगर मैं 3 बाय 3 की मैट्रिक्स डिक्लेयर करना चाह रहा था तो फिर मैं एक और दफा सेमी कोलन लगाऊंगा और 7 8 9। तो ये एक ऐसी मैट्रिक्स बन चुकी है ए जिसमें 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं। तो मैट्रिक्स का साइज क्या है, 3 बाय 3। साइज ऑफ ए इज 3 बाय 3। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स कैसे आइडेंटिफाई होते हैं कि आप रोज को मल्टीप्लाई करते हैं कॉलम से या कॉलम्स को मल्टीप्लाई करते हैं रोज से, तो आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो अभी आपने बहुत सारी मैट्रिसेस डिक्लेयर करनी है 3 बाय 3 4 बाय 4 4 बाय 5 और थोड़ा सा ये देखना है कि दो मैट्रिसेस ऐड कब होती हैं, दो मैट्रिसेस सब्ट्रैक्ट कब हो सकती हैं, दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई कब हो सकती हैं। अब आगे जाके जब हम इमेजेस को देखेंगे तो हम देखेंगे कि मैट्रिसेस को ऐड करने से इमेजेस पे क्या इफेक्ट आता है, मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने से इमेजेस पे क्या इफेक्ट आता है, फिर हम ये सारी चीज़ें देखेंगे।